सेशन को अटेंड करेंगे तो फिर अच्छा रहेगा, इसलिए क्योंकि ऐसे मुझे इंटरेक्शन प्रॉपर मिलता नहीं, फिर मुझे लगता है कि मैं बस बोले जा रहा हूँ और पता नहीं मेरी आवाज़ जा भी रही है या कोई सुन रहा है या नहीं है कोई, मतलब ऐसे। या फिर कभी ये हो कि कहीं हम मिलें तो एक दूसरे को ना हम देखेंगे, ना जानेंगे, ना पहचानेंगे, तो एक तो वो एक लगता है कि जैसे इंटरेक्शन बन नहीं पा रहा है, मतलब जैसे लगता है कि एक साइड सिंगल साइडेड मैं बस बोले जा रहा हूँ, कोई चीज़ बताए जा रहा हूँ। तो जब तक वो नहीं सर, आप इतना अच्छा बताते हैं कि ना सुनने का सवाल ही नहीं है। नहीं वो बात नहीं है, लेकिन जैसे एक प्रॉपर आई कांटेक्ट होता है, अभी कैसे कोई हो सकता है आन करके कोई अपना और काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है प्रॉपर वे में, मतलब और ऐसे रहता है तो फिर थोड़ा सा अच्छा लगता है, मेरा भी मन लगा रहता है, नहीं तो लगता है कि बस मैं अकेले ही बोले जा रहा हूँ। तो एक रिक्वेस्ट है, बाकी जैसा ठीक लगे आप लोगों को। स्टार्ट करें सेशन, राणा सर स्टार्ट करें। अश्विनी सर, यस सर, अभी यस सर। ओपन कर ले हम जरा ये पेज। आई थिंक हमें लगता है सेकंड कौन सा चैप्टर स्टार्ट था। राणा सर रिकॉर्डिंग ऑन होगी ना सर? रिकॉर्डिंग ऑन है सर। अश्विनी सर स्टार्ट कर दीजिए प्लीज, रिकॉर्डिंग ऑन है सर। हाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये एक बार बुक्स का चैप्टर में ओपन कर लूँ, तब तक आप ओपन करिए सर। तब तक आप लोग यस कोई डिस्कशन, कोई चर्चा, कोई चीज अगर अगर कुछ जानना पूछना है इस सिलसिले में, कुछ अपना सजेशन किसी को कुछ देना है तो वो भी, इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि मतलब अगर कैमरा ऑन रहता है तो पता लगता है। एक्चुअली सीरीज स्टार्टिंग से आज अभी ओपन नहीं हो रही है, मालूम नहीं क्यों। कितना नंबर पेज से हम लोग शुरू करना है? आई थिंक लेक्चर नंबर 2 से है या 3 से है? सर 3 है। लेक्चर 3 था। यस, लेक्चर नंबर 3 था, राइट। अभी ये थोड़ा विजिबल आप लोगों के लिए है? जी सर, क्लियर। सर, गुड इवनिंग सर। जी, वेरी गुड इवनिंग। Sir, before starting the session, I would like to welcome you, sir. So, respected mentors, seniors, and fellow medicos, a very warm and heartfelt welcome to everyone present here today. I am Ashwani Mishra, a second year BHM student from SHMC Gorakhpur, and I'm truly honored to be a part of this enlightening webinar on ROS series. Understanding these series allow a homeopath to connect deeper with the patient core delusion, pattern of disease, and remedy state. We are fortunate to have with us today one of the finest minds in the field of experienced practitioner, Dr. Sudhir Kumar Singh sir, who have dedicated their life to exploring depth of homeopathy. This session is not just about theory, it is about sharpening our clinical lenses, expanding our sensitivity, and reconnecting with the core of homeopathic philosophy, that is, treat the patient, not just disease. So, we encourage you to keep your questions ready. This is a collaborative learning experience, and your curiosity is the key to vibrant discussion. Without further delay, let's begin our journey into a fascinating world of ROS series. So, I would like to invite Dr. Sudhir Kumar Singh sir to start the session and lead us through the rich evolutionary map that these series represent in human psyche and pathology. Over to you, sir. ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी जैसा कि पीछे सेशन हुआ था, प्रेम शर्मा सर ने लिया था, तो उसमें भी मतलब सर ने आरओएस सीरीज पे इतना एम्फेसिस किया, इतना जोर दिया है, साइकिल सर भी थे, संजय साइकिल सर, और
उन सबने बताया था, सर ने एक मेडिसिन बताई थी जहाँ तक कोई रीच नहीं कर पाया। एंग्विस स्टार्टिंग थी उसमें, एंट्री पॉइंट था उस केस में, और अर्जेंटम मेटालिका मेडिसिन थी। और ये सर ने बताया कि प्रेम शर्मा सर पहली बार ये सेशन अटेंड किए थे सहगल सर के साथ में जर्मनी में। ये उनका पहला सेमिनार था, संजय सहगल सर भी थे, और लगभग बोले करीब 25 साल से ऊपर हो गया और वो वहाँ पर पढ़ाए थे। तो सर को एक मतलब कि अभी तक केस ऐसा कुछ मिला नहीं था कि ये प्रेजेंट कर पाए, लेकिन बोले कि इतना टाइम हो गया, लेकिन उस टाइम पढ़ा था तो इसलिए मुझे इस पेशेंट में ये झलक दिखी अर्जेंटम की। तो सर ने मतलब मुझे लगता है पूरा 2 घंटे का सेशन, 2.5 घंटे का लिया, फिर भी बोले कि ये तो कुछ भी नहीं है। वहाँ पर सहगल सर ने, सहगल सर ने 3 दिन एकदम सेशन हाउसफुल था, 3 दिन तक लिया था, फिर भी बोले कि लगभग रह गई, ये कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो एक मेडिसिन को पढ़ने के लिए मीन्स कि इतना डीपर स्टडी में हमें जाना होता है और उसमें समय देना पड़ता है। तो सर का कहना था कि जो भी सीरीज है, मतलब एक एक चीजों को सर ने इस पूरे केस में ऑलमोस्ट, उसमें देखिए राणा सर भी थे, तो सर ने इतना जोर दिया है कि सीरीज पे, ट्रिपल पी पे, और जो भी चीजें हैं इससे रिलेटेड, मतलब बहुत सारी चीजों पे सर ने मेंटल स्टेट, मेंटल सिम्टम, इन सब पे बात की है। तो आज हम इस सेशन में देखेंगे भी। तो मतलब आज भी जो भी मास्टर्स हैं, आज भी कहते हैं कि बेस है ये, इसको हमें छोड़ना नहीं है, और इससे इधर उधर अगर होंगे, सर ने ये भी बताया कि जिससे बहुत ऐसा हो रहा है आजकल की हर कोई, अब सर तो खुद से नहीं कह पाएंगे, लेकिन ये है कि ये ग्रेटिट्यूड हमें देना चाहिए। साइकिल सर जो माइंड जो भी स्टार्ट हुआ, इससे पहले तो डॉक्टर कैंट के अलावा डॉक्टर विथुल काज ये सब लेते थे, मतलब इनके बाद फिर अपने यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं कि माइंड पे कोई प्रैक्टिस करता हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे और अभी पीछे एक वीडियो गुप्ता सर ने भी डाला था, उसमें कुछ लोगों ने पूछा था डॉक्टर से कि सर आप साइकिल मेथड करते हैं या क्या करते हैं, कौन, तो सर ने उसने समझाया भी है कि देखिए मेथड कोई किसी का नहीं होता है, लेकिन ये मैं कहूँगा कि मैंने डॉक्टर एम एल सहगल सर के साथ मैंने शुरुआत किया था, सीखा था, जाना था मैंने माइंड सेक्शन पे। तो बाकी उसके बाद में हर किसी की अपनी जर्नी होती है, हम सीखते हैं, समझते हैं, सेशन अटेंड करते हैं, जानते हैं, लेकिन अपनी खुद की जर्नी फिर आदमी अपनी करता है। लेकिन लास्टली वो बोले कि फिर भी मेरा ग्रेटिट्यूड डॉक्टर एम एल सहगल सर के साथ में ही है, उन्हीं को जाता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं माइंड सेक्शन पे शुरुआत कर सका। लेकिन अब ये दुख होता है, तकलीफ होती है कि इस दौर में बहुत सारे लोग सेशन मतलब भी ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या फिर अभी जैसे एक बहुत बाढ़ सी आई है, अब बहुत सारे चैनल हो गए हैं, तो लोग यहाँ तक भी कहने में भी झिझकते हैं, शर्माते हैं कि मैं माइंड सेक्शन जहाँ से सहगल SSRH से स्टार्ट हुआ है, स्कूल से, तो ये सोच के तकलीफ होती है कि उससे बहुत सारे सीनियर भी ज्वाइन किए थे जो, तो हमें इसमें झिझकना नहीं चाहिए और डेफिनेटली एक्सेप्ट करना चाहिए। इवन बुक्स में है भी, डॉक्टर शंकरन सर की बुक में है, उन्होंने भी कहा है कि अगर आपको माइंड को, रूब्रिक्स को स्टडी करना है तो आप ROH सहगल मेथड को आप उसमें देखिए, आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और बिना उसके आई थिंक वहाँ भी जब तक रूब्रिक्स की हमें नॉलेज नहीं होती अच्छी, तब तक हम अच्छे से पकड़ नहीं सकते किसी केस के बारे में। तो ये ग्रेटिट्यूड हमें देना चाहिए सर को, और कितना भी कुछ भी हो जाए तो जो सोर्स है हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। और बहुत मेहनत किया है सर ने, मतलब इसके लिए अपना कितना समय, वही सर बताए कि एक एक रूब्रिक के लिए 3-3 दिन तक सर बैठे रहते थे एम सहगल सर। संजय सहगल सर हमेशा मतलब रिपीट करते हैं, सेशन में बताते भी हैं ये सब चीज़ों को। तो हमें ये समझना चाहिए, हमें याद भी आता है कि मतलब सर ने वाकई कितनी मेहनत किया है, एक हलवा बना के रख दिया है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को नहीं खा पा रहे हैं, मीन्स हम रूब्रिक्स को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। एक्सप्लोर ऑलरेडी है लेकिन फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें इसे बहुत डीपली स्टडी भी करना है और खुद से भी स्टडी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ सेशन अगर हो रहा है तो फिर पढ़ाई अभी हो रही है, हमें खुद से भी टाइम मिले तो इसको ऑलवेज स्टडी करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि समझ लीजिए कि ये गागर में सागर के समान है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट रिवाइज लेक्चर नंबर 3। आई एम ऑडिबल? एक बार आप लोग थोड़ा सा बता देंगे तो फिर इजी रहेगा। यस और सर। वॉइस
यस ओके, सर। वॉइस क्लियर है? लास्ट टाइम की जैसे इको जैसा तो कुछ नहीं हो रहा है? नहीं, वॉइस बिल्कुल क्लियर है सर। Okay, so start. In the previous lecture, we have studied the general physiology of the body. हमने पिछले लेक्चर में, अभी मैं थोड़ा सा पूरा पढ़ के समराइज, क्योंकि ऑलरेडी जो इसमें है लेक्चर नंबर 3 में ऑलमोस्ट इस पे चर्चा हम सेशन से पहले ही कर चुके थे और इस बीच में लगभग हो चुका है। तो एक बार मैं स्टडी करके, जिससे कि ये रिपीट मोड में हो जाए, और लगभग इसका डिस्कशन हो चुका है, बट फिर भी यह है कि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। In the previous lecture, we have studied the general physiology of the body concerning the functioning of its major activities, that is of assimilation and elimination. We have studied, जहां आप लोगों को लगे कोई टर्म अगर नहीं समझ में आ रही तो उस पर डिस्कस जरूर कीजिए, उसको पूछिए कि एजिमिलेशन क्या है, एलिमिनेशन क्या है, डीजेनरेशन क्या है, इस टाइप का नेचुरल ऑर्डर क्या है, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। We have studied their behavior when they are working under the influence of natural phenomenon. Now, or as we have called in the natural order of the body, and also when they are acting under the command of the degenerative process. अभी हमने जितना पीछे पढ़ा है, कोई बताएगा एजिमिलेशन क्या है, एलिमिनेशन क्या है? पहले एजिमिलेशन आएगा या एलिमिनेशन आएगा? और इसी से लगा हुआ डीजेनरेटिव प्रोसेस क्या है? कोई भी बताए, इंट्रैक्शन होगा तो अच्छा रहेगा, और ये कोई भूलेगा नहीं, फिर हमेशा के याद हो जाएगा ये टर्म, और जिसकी बहुत जरूरत पड़ेगी इस सिस्टम में तो डेफिनेटली। कोई बताए, क्योंकि ये बहुत डिस्कशन बहुत हुआ है, कई बार हुआ है ये, हमें लगता है शुरुआत से सेशन में चल रहा है ये। आप लोग बोलेंगे, कुछ इंट्रैक्शन आप लोगों का होगा तो मुझे भी लगेगा सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि बस मैं बोलूं फिर आप लोग सुने। आप लोगों की तरफ से अगर जवाब आता रहेगा, उससे मैंने कैमरे के लिए बात किया था, अब इसमें तो मुझे बस किसी को कुछ दिखता ही नहीं, बस मैं खुद को ही देखता रहता हूँ, बाकी ये तो इससे थोड़ा सा, इस बार स्पेशली सेशन में सर ने बोला भी था कि हर किसी को कैमरा ऑन रखना है अपना, लगभग ऑन रखे थे लोग, बट फिर भी हैबिट है कि ऑफ कर देते हैं। तो कोई इसमें कोई तो बताए, इतने लोग जुड़े हुए हैं। सर जैसे बॉडी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इकट्ठे हो गए तो वो एसिमिलेशन है, और जैसे राइट रेमेडी मिलेगी तो फिर वो बॉडी उसको डिस्कार्ड करेगी, वो एनिलेशन हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। और एजिमिलेशन क्या है? हम सब सीख रहे हैं एसिमिलेशन जी, क्योंकि दोनों टर्म एक साथ हैं। जब बॉडी में सब इकट्ठे हो गए हैं, एलिमेंट्स इकट्ठे हो गए हैं, तो फिर वो जो टॉक्सिन्स हैं वो एसिमिलेशन है। फिर राइट रेमेडी मिलने के बाद बॉडी उनको डिस्कार्ड कर देगी, तो बाहर निकालेगी, तो फिर वो एलिमिनेशन हो जाएगा। वो प्रोसेस, ओके। जी सर। तो आपने एलिमिनेशन बताया, लेकिन एजिमिलेशन मैंने पूछा है। एलिमिनेशन एंड एजिमिलेशन दोनों पैरेलल हैं। सर आप बताइए, उतना क्लियर नहीं है शायद। मैं बताऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ, और इतने लोग, हमें लगता है 43 लोग ज्वाइन किए हैं, तो और कोई बताए। हाँ जी सर, बता रहा हूँ सर। एसिमिलेशन में क्या होता है कि सर जब मैं न्यूट्रिएंट्स लेता हूँ या जो भी फूड इंटेक करता हूँ या लिक्विड फूड लेता हूँ जिसमें न्यूट्रिशन है, वो जी। जब हमारे बॉडी में हमारे इंटेस्टाइन में प्रॉपर्ली एब्जॉर्प्शन होता है, उसे हम एसिमिलेशन करते हैं। जी, वेरी गुड। ये और प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? पहले क्या होगा हमारी बॉडी में? पहले आफ्टर गिविंग द राइट रेमेडी, पहले एलिमिनेशन स्टार्ट होगा या एजिमिनेशन स्टार्ट होगा? पहले एसिमिलेशन होगा। ओके, पहले से बॉडी उसको ऑब्जर्व करेगी। ओके, उसके बाद जो है एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन में क्या होगा, हमारा जो है तो जो भी न्यूट्रिएंट्स के रेदर देन जो भी रेसिड्यू है, वेस्ट प्रोडक्ट है और फॉरेन पार्टिकल है, वो हमारी बॉडी से जो है आउट होगा। और जब वो तब होगा जब हमारा बॉडी नॉर्मल फंक्शन एंड सेंसेशन में होगा, जब हमारा वाइटल फोर्स नॉर्मल रेंज में होगा, नॉर्मल होगा, तभी होगा। अगर उसी में एबनॉर्मलिटी आ जाती है, हमारी वाइटल फोर्स वीक हो जाती है, तो तब वो जो है एलिमिनेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। एलिमिनेशन जो है वीक हो जाता है, वो प्रोहिबिटेड हो जाता है,
तो हमारा बॉडी जो है सिक का साइन एंड सिम्टम देने लगता है सर। जी, बहुत अच्छा सर आपने बताया। लेकिन अभी बहुत सारा कंफ्यूजन है इसमें, क्योंकि ये तो बहुत क्लियर हमें होना चाहिए, क्योंकि इसका तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जी हाँ है। और पार्टिसिपेशन हमें लगता है 2-3 लोगों के अलावा और किया नहीं लोगों ने, और इसमें भी लिटिल बिट मतलब जैसे कि क्लैरिटी ये बहुत जरूरी है, ये होना चाहिए, ये पार्ट है। क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे इस दिन के लिए, इस सेशन के लिए मुझे अपनी क्लिनिक से 7:40 पे ऑलमोस्ट निकलना होता है, जबकि मुझे क्लिनिक पे लगभग 8:30 तक रहना जरूरी होता है। बट मैं स्किप करके सीधा आता हूँ, और अभी इस सेशन के बाद में फिर खाना पीना खाना आके मैं फिर नहा के बस सेशन लेता हूँ। तो आई थिंक सीरियसली अगर लेंगे तो अच्छा रहेगा, पार्टिसिपेशन होगा तो अच्छा रहेगा, मेरा भी मन लगेगा। अदरवाइज तो मतलब हमें लगेगा कि हम तो अपनी प्रैक्टिस में चीज़ों को यूज़ कर ही रहे हैं, और यूज़ करेंगे तभी ये चीज़ क्लियर होगी। लेकिन इससे ये लगा, जबकि इस मतलब दोनों टर्म पे मुझे लगता है कि पूरे इनिशियल लेक्चर जो स्टार्ट हुआ है, पहले डे 1 से ये इसमें मैंने डिस्कस किया है, हर बार ये डिस्कशन होता है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज जानते हैं, अक्सर मैंने देखा है, और ये बहुत हमारे साथ होता है, अभी भी ये हो जाता है, सबके साथ ये होता है, क्योंकि मोस्टली होता है अपनी फेलियर लोग नहीं बताते हैं। लेकिन सबसे टफ है, सर ने अभी भी डिस्कस किया था, प्रेम शर्मा सर ने, कि सबसे टफ है मैनेजमेंट, मेडिसिन देना। सर ने दिखाया भी उस केस में, अर्जेंटम में, कि मतलब ये लगेगा कि मेडिसिन वर्क ही नहीं की है, जबकि 20 मिनट में उसे रिजल्ट आ गया था। उसके बाद जो आके बताया वो, तो कोई भी सोचेगा मेडिसिन चेंज कर दो, मेडिसिन रॉन्ग है। सर ने इस पे जोर बहुत ज्यादा दिया। तो मतलब इन सब चीजों को, क्योंकि मेडिसिन देना एक बार राइट रेमेडी सर्च करके चूज करके देना बड़ी बात नहीं है। वो तो आप कभी भी, हम केस सीनियर से बात करा के कुछ भी कर देंगे, एक बार मेडिसिन चली जाएगी, उसके बाद क्या होगा। जो मैनेजमेंट पार्ट है सबसे टफ वही है, और वहां एक छोटी सी मिस्टेक पूरा केस स्पॉइल कर देती है। तो और कोई मतलब इसे ज्वाइन करे तो मतलब इस पार्टिसिपेट करेगा, इसमें बताएगा थोड़ा तो अच्छा रहेगा। मुझे इससे पता लगेगा कि ये चीजें जो अभी इसमें शेयर हो रही हैं, ये कितना समझ में आ रहा है आप लोगों के, क्योंकि इतने दिन में मुझे भी लगा बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है। जबकि ये लगभग टर्म हर एक, मुझे लग रहा है अभी तक तो लगभग 3-4 बार हर एक चैप्टर, हर एक पेज में आ रहा है। आप लोग एग्री करते हैं मेरी बातों से? इसीलिए मैं इस पे इतना जोर धीरे धीरे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आज सर इतने साल हो गए, 25-30 साल से, कि आज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स तो मुझे तो लगता है कि इसको इस हिसाब से मैंने सोचा तो हमें ये पहुंचने में साल से ऊपर चला जाएगा, 1 साल से, और ये वर्थफुल है, लगना चाहिए। अगर 1-2 साल में कवर होता है तो बहुत अच्छी बात है ये। क्योंकि अभी तो हमें लगता है 34-35 पेज से पहुंचे हैं, और अभी भी सोचिए, जबकि यही बहुत सारी चीजें वाइटल हैं। तो प्लीज इसको 44 लोग हैं, और कोई पार्टिसिपेट कीजिए, कोई बताए, जैसे भी है हम जानते हैं, सीखते हैं, जो भी होगा, जिससे मुझे पता लग गया कि कौन कितना समझ रहा है, कौन नहीं समझ रहा है। एटलीस्ट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो जरूर पार्टिसिपेट करें, वो जरूर शेयर करें। डॉक्टर मिली ने शेयर किया, डॉक्टर मृत्युंजय सर ने शेयर किया, तो ऐसे मतलब लोग हैं, आप लोग शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ सब कनेक्टेड हैं। ये तो हेलो नहीं सर, तो गुड ऐसे इवनिंग। जी गुड इवनिंग। डायरेक्ट सर बात किया कीजिए, जरूरी नहीं कि मतलब गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, क्योंकि इसमें टाइम जाता है, तो फॉर्मल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर एसिमिलेशन में जैसे होता है कि फूड पहले हम लोग जब लेते हैं तो वो पहले ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करता है, उसके बाद स्टूल के रूप में हम लोग एलिमिनेशन करते हैं। तो वैसे ही हमको लगता है कि मेडिसिन लेने के बाद वो पहले ऑब्जर्व हुआ बॉडी में, फिर जो आप बताए थे एलिमिनेट करता है। जैसे कि मेडिसिन देने के बाद जब एक्शन में आता है तो वो कोई डिस्चार्ज के रूप में निकलता है। अगर नोज का है तो नजल डिस्चार्ज हो, स्टूल में हो, या फिर कुछ भी डिस्चार्ज जी होना होता है तो जी, बहुत अच्छा प्रयास आपका, और कोई पार्टिसिपेट करे, क्योंकि अभी इससे पता लग रहा है कि कितना कंफ्यूजन है। और कोई स्पेशली जी मैं जानना सर। चाहूंगा, प्रैक्टिशनर जुड़े हैं वो बताएंगे तो अच्छा लगेगा, मतलब वो इस पे अपनी बात शेयर करेंगे,
किसी भी सिस्टम पे प्रैक्टिस करते हैं, ये जरूरी नहीं है हर सिस्टम पे अगर आप माइंड को यूज कर रहे हैं तो ये अप्लाई होगा। इवन फिजिकल पे भी अप्लाई होता है, लेकिन फिलहाल माइंड पे तो बहुत मस्त है, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे कि मेरी मेडिसिन राइट है या रॉन्ग है, मतलब मैनेजमेंट पार्ट खराब हो जाएगा। जी प्लीज। जी सर, एसिमिलेशन जो है वो एब्जॉर्प्शन को ही कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन फूड के हवाले से भी होती है और मेडिसिन के हवाले से भी होती है कि पहले वो एब्जॉर्ब होती है, बॉडी का हिस्सा बनती है और फिर बॉडी जिस जिस चीज़ को एलिमिनेट करती है, जैसे स्टूल को निकाल देती है, जो रफेज है उसको निकाल देती है, इसी तरह पसीने में बहुत कुछ निकलता है, यूरिन में बहुत कुछ निकलता है, तो ये एलिमिनेशन है। और जब चीज़ें सही तरीके से एलिमिनेट नहीं होती और वो बॉडी में रह जाती हैं, जो रफेज है वो भी रह जाता है, तो फिर डिके शुरू हो जाता है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है। और जी इसमें बहुत फिर अच्छा। अगर मेंटल उसमें है तो मेंटल एनवायरनमेंट अगर ऐसा है कि उसमें हम कुछ नेगेटिव चीजें अब्जॉर्ब कर रहे हैं तो माइंड पे वो अफेक्ट करेगी, और माइंड बीमार होगा तो अल्टीमेटली फिर बॉडी पे आएगा इफेक्ट। जी बहुत अच्छा एफर्ट्स आपका। और कोई प्लीज थोड़ा जल्दी करेंगे तो फिर बताते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, फिर जिससे सेशन अदरवाइज ये डिले होता जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन है, इसके आगे हम बढ़ सकते हैं, लेकिन आप हम इसको डिस्कस करें या आगे हम बढ़ते चलें। जी प्लीज डॉक्टर मृत्युंजय, आप हैंड रेज किए थे, आप प्लीज आप बताइए। जी हाँ सर, उसमें सर ऐसे इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है सर, एसिमिलेशन जैसे ही डिस्टर्ब होगा तो उसमें हमारा जो है डाइजेशन जो है प्रॉब्लम होगी। जैसे किसी किसी पेशेंट को कहा जाता है कि जो ये अच्छे भोजन करते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, फिर भी इनका हेल्थ में लगता नहीं है तो वो क्या होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा वाइटल फोर्स डिअरेंज होने की वजह से एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है, एब्जॉर्प्शन वीक हो जाता है। उसके साथ साथ क्या होता है कि एलिमिनेशन भी वीक होता है। एलिमिनेशन जैसे ही वीक होगा, हमारा वाइटल ऑर्गन जो है उसमें पटरफेक्शन होगा, वाइटल ऑर्गन डैमेज होगा। और इसी इसी इससे आगे क्या होगा, इससे आगे बढ़ेगा तो डिजेनरेशन का प्रोसेस होगा हमारा बॉडी। वहां सबसे पहले हमारा ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन लॉस होगा, इसको डिजेनरेशन कहते हैं। उसके बाद हमारा बॉडी वीक होगा, बॉडी लॉस होगा, और हम मेंटली एंड फिजिकली लॉस हो जाएंगे, हमारा जी वाइटल फोर्स डिअरेंज हो जाएगा। अभी तक इसमें आपने सर बहुत अच्छा तीनों। बताया। थैंक यू अ, सर। जी और कोई शेयर करेगा या फिर मैं इस चीज को बताऊं, मैं इस पे डिस्कस करूंगा, या अगर समझ में आ गया हो तो आगे चलें हम। बोलिए आप लोग। हमें लगता है कि जैसे या तो और काम में बिजी रहते हैं या फिर अटेंशन नहीं है इस चीज में। जब तक इसके लाइन के साथ साथ नहीं चलेंगे इस टर्म के साथ, तब तक समझ में आएगा भी नहीं, और पता लगा बुक्स फिनिश हो जाएगी और धीरे धीरे, क्योंकि अक्सर हमें भी ये होता था कि लगता था कि नहीं ये सब फालतू चीजें क्या शुरू में कि क्या ध्यान दें, जो रूब्रिक्स मेन चीज है वो हमें समझना जरूरी है, उसका वर्जन समझना जरूरी है, ये हमें भी शुरू में लगता था। लेकिन ये बहुत वाइटल है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम एक बार मेडिसिन देना सीख जाएंगे उसके बाद केस जो है वो स्पाइल होते रहेंगे, बेकार होते जाएंगे, फिर लगेगा हमें एक सिस्टम सही वर्क नहीं कर रहा है, मतलब फ्रस्ट्रेशन आती है। तो ये फिलॉसफी का पार्ट है, ये जानना बहुत जरूरी है ऑर्गेनन, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो खास करके जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, मुझे लगता है वहीं से प्रैक्टिस ओरिएंटेड अगर लर्निंग करेंगे तो सबसे बेस्ट होगा। अदरवाइज किसी भी, चाहे वो फिजिकल बेस पे चलेंगे तो जो भी है वो तो मिक्स करके कुछ भी कर सकते हैं, एलोपैथिक होम्योपैथिक, लेकिन अगर जरा भी अगर लगे कि वर्कफुल हमें प्रैक्टिस करनी है तो आफ्टर कंप्लीटिंग बीएचएमएस फिर तो लगेगा कि मतलब 3-4 साल तो देना पड़ेगा अच्छे से। बेटर है अगर स्टार्टिंग से करेंगे तो फिर वो टाइम बच जाता है, और कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इसको तो एंजॉय कीजिए, उस तरीके से स्टडी कीजिए तो बहुत इजी वे में समझ में आएगा, हर चीज़ को खुद पे अप्लाई कीजिए, समझिए उसे। तो कोई और जो प्रैक्टिशनर है, मैं चाहूँगा कि वो इस पे स्पेशली जो माइंड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और किसी भी माइंड पे
अगर कर रहे हैं माइंड से रिलेटेड कोई भी मेथड, जैसे है क्लासिकल कर रहे हैं, मतलब कि जहाँ पर उनको समझ में आना चाहिए मैनेजमेंट का पार्ट है, स्पेशली साइकिल मेथड अगर कोई लर्न कर रहा है या प्रैक्टिस कर रहा है तो वो जरूर पार्टिसिपेट करे। हम आगे चलें फिर या इसको एक्सप्लेन करें? सर एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए सर। जी सर, यही मैं भी कहना चाह रही हूँ। जी, अभी देखिए सबसे बड़ी चीज यही होती है कि मुझे लगा ये तो मैं इसको तो आज पूरे चैप्टर को ये बहुत स्पीड से मुझे लगा कि इससे मुझे आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि ये सब डिस्कशन हो गया है, लेकिन पता नहीं कैसे लगा कि एक बार इस पे पूछ लेना चाहिए। अभी सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर हमारी बॉडी में, मैं सिंपल वे में बताता हूँ, अगर हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स है, कॉन्स्टिपेशन है, तो फिर एक एड आपने सुना होगा, रिवाइटल का एड आता है, अब तो नहीं, बहुत पहले टीवी में आता था, आपका पता नहीं, उसमें कहता था कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो रिवाइटल ना खाएं। आपने सुना होगा आप लोगों ने, पहले टीवी में आता था, देखा भी होगा, अक्सर ये होता था कोई भी चीज, मतलब अगर ऐसी हो आपको कॉन्स्टिपेशन हो अगर, तो आप कोई भी ताकत वाली चीजें ना खाएं। इन जनरल वैसे ही बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, हर कोई कहता है। क्या सही है? बताइए, यस नो का ही तो जवाब देना है। आपके स्पीकर्स माइक ऑन है, ओपन करके बोल दीजिए। इतना कंफ्यूजन क्यों है? ये तो बहुत सिंपल टर्म है, बताइए आप लोग। यहाँ कोई टीचर स्टूडेंट जैसी बात तो है नहीं, यहाँ तो हम सब सीख रहे हैं, एक दूसरे से सब सीख रहे हैं। ज्वाइंट हैंड होंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर ये तो पहली बार सुने हैं कि अच्छा, मतलब पहली बार का मतलब कहने का ये है कि चलिए अच्छी बात है आपने बोला, लेकिन ये खुद से सोचिए कि क्या अगर हमें कॉन्स्टिपेशन है, अगर सिस्टम हमारा क्लियर नहीं है, सिस्टम ठीक नहीं है, तो कोई चीज हम जो भी खाएंगे न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली कोई चीज, तो वो हमें हेल्प करेगी, वो हमारी सेहत बनाएगी, वो शरीर में लगेगी या नहीं लगेगी? नहीं लगेगी सर। नहीं लगेगी ना? नो सर। तो अभी इस टर्म में ये देखिए कि सबसे बड़ी चीज ये होती है, ऐसा नहीं होता है कि कभी की कोई टर्म को आगे पीछे लिख दिया जाए तो उसके हिसाब से। अभी जब मेडिसिन, जब राइट सिमिलम अगर दिया जाएगा तो क्या होगा हमारे साथ? जो पोषण की बात हो रही है वो मेडिसिन वो पोषण नहीं करती है, वो न्यूट्रिशनल वैल्यू अपने पास नहीं लेके जाती है। वो क्या करती है? वो एलिमिनेशन स्टार्ट करती है, मींस जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको एलिमिनेट करती है, उनको आउट करती है। वाइटलिटी राइट सिमिलम क्या करती है? वाइटलिटी को पुश करती है। जब वो एनर्जी लेवल मेंटेन होती है तो एलिमिनेशन स्टार्ट कर देती है, कॉन्स्टिपेशन या जो भी चीजें जो भी टॉक्सिक हैं उनको आउट करना शुरू कर देती है। यही होता है ना? यस सर। ये इट्स अ राइट प्रोसेस। हम पहले मेडिसिन देने के बाद क्या कहते हैं कि दवाई देने के बाद आपको खूब बढ़िया भूख लगी, खूब खाएंगे, आपकी सेहत बन जाएगी, ऐसा तो नहीं बोलते ना। हम इस सिस्टम पे, और ये ध्यान रखना है, हम यही बोलते हैं कि आपको ये मेडिसिन लेने के बाद, अभी कितनी बार मुझे लगता है मैंने डिस्कस किया है, ये मेडिसिन लेने के बाद, इवन मेरी हैबिट पड़ गई है, पेशेंट को मैं देता हूँ मेडिसिन तो उनको बता देता हूँ कि ये मेडिसिन लेने के बाद आपको लूज मोशन, वॉमिटिंग, कोल्ड का फीवर कुछ भी हो तो आप कोई मेडिसिन मत लीजिएगा, ज्यादा तकलीफ लगी मुझे कॉल कीजिए, कोई भी मेडिसिन मत लीजिए, इवन कोई देसी इलाज भी मत कीजिए, कोई उपाय मत अपनाइए। इससे क्या मतलब निकलता है? हमने बहुत क्लियर कर दिया, अब तो कोई बताए इसे। बॉडी पहले एलिमिनेट प्रोसेस स्टार्ट करती है, जैसे मेडिसिन लिए तो वो पहले एलिमिनेट करेगा जो भी टॉक्सिन्स होगा जो भी। तो मेडिसिन हमारी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू लेके नहीं गई, जो पेशेंट जो कि एब्जॉर्ब होगा बॉडी में, ठीक है। सबसे पहले ये है कि एलिमिनेशन स्टार्ट होगा, न्यूट्रिशनल वैल्यू वगैरह की बातें बाद में आएंगी जब हमारा कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, गैस का जो भी ट्रबल्स है हमारी बॉडी में, मतलब सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी ट्रबल है सब पेट से रिलेटेड होती है, मतलब पेट से ही सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। तो जब वहां से एलिमिनेशन, कोई टॉक्सिक अगर मटेरियल्स अगर इन्वॉल्व है, अगर वो कहीं डिपोजिशन है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो यूरिनरी ट्रैक्ट में, चाहे वो इंटेस्टाइनल में, कोई भी चीज है अगर, तो राइट सिमिलम जाने के बाद में
वो एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगा, आउट होगा। अब उसके बाद में चाहे हम नमक रोटी खाएं, चाहे कोई भी चीज खाएं, जो भी, तभी हम कहते हैं ना कि अब जब एलिमिनेशन हुआ, जैसे अभी एलिमिनेशन लूज मोशन होता है तो भी पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब लूज मोशन तो हो रहा है लेकिन हमें अच्छा फील हो रहा है, एनर्जी लेवल हमारी जो है पहले से बेटर हो गई है, बढ़ गई है। ये क्या फिर हुआ? इसका मतलब कि जो डंपिंग थी, जो चीज हमारे सिस्टम में, इंटेस्टाइनल में, मतलब पार्ट में, माइक्रोबिलाई जो भी, जहां जो क्लियर नहीं था, जब साफ हुआ तो वो चीज एब्जॉर्ब हुई। जो हमारी बॉडी में जो हम खाते पीते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू कोई भी चीज ले रहे हैं हम, तब वो जब कोई चीज प्रॉपर है, क्लीन है, तभी वो चीज अपने अंदर ले रही है उसे, तो वो तब वो स्टार्ट होता है, वो प्रोसेस स्टार्ट होता है, तब हम हेल्थ की तरफ मूव करते हैं। क्लियर हुआ ये? सर यस सर। कहीं कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर, ये तो एलिमिनेशन प्रोसेस No, स्टार्ट sir. हुआ ना अब ये मेडिसिन प्रोसेस, देने के बाद, ये तो क्लियरिंग है। ठीक है सर। जी, उसके बाद जो कुछ भी हम खाएंगे तभी तो किसी की सेहत बनती है ना। पेशेंट आके बोलता है मुझे नींद अच्छी लग रही है, मेरी सेहत, चेहरे पे ग्लो आ गया है और हेल्थ मेंटेन हो रही है, उसको वेलनेस की फीलिंग आती है, उसके बाद में ही होता है ना। हाँ सर। तो ये ऐसे प्रोसेस ये स्टार्ट होता है। इसको मतलब RSB है कार्ड इन द नेचुरल ऑर्डर ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी का नेचुरल ऑर्डर है। इसी प्रोसेस में अगर कोई चीज चल रही है तो हमें समझना चाहिए कि हम राइट सिमिल में पे हैं, राइट पोटेंसी पे हैं, मतलब राइट मेडिसिन है। इसके बाद में एंड आल्सो व्हेन दे आर एक्टिंग अंडर द कमांड ऑफ डीजनरेट, ये सारा जो प्रक्रिया, जो सारा प्रोसेस है वो डिजेनरेटिव प्रोसेस में आता है। अब ये बताएंगे व्हाट इज डीजेनरेटिव? आपने वर्ड सुना होगा डीजेनरेशन, रीजेनरेशन। ये तो सर term हम- रीजनरेशन, सर रीजनरेशन में क्या होता है, हमारा बॉडी जो है बिल्डिंग अप करता है, सेल्स को बिल्डिंग करता है, नए सेल्स को बनाता है। और उसमें रीजनरेशन में और डीजनरेशन में क्या होता है सर, हमारा बॉडी जो है सो सेल्स को, ओल्ड सेल्स को वो लॉस करता है। तो हमारे लिए अच्छा क्या है, डीजेनरेशन या रीजेनरेशन? दोनों को बैलेंसिंग ठीक है सर। ओल्ड सेल्स जो है वो डीजेनरेट भी होना चाहिए और रीजनरेशन भी मस्ट है सर। जी, अभी जैसे आप आजकल इलेक्ट्रिक जो स्कूटी है वो तो बहुत पहले से चल रही, बहुत लोग चला रहे हैं, अभी 4 व्हीलर भी आ गई है। तो उसमें एक होता है कि ब्रेक लेने पर रीजनरेशन स्टार्ट होता है उसमें। तो इसका मतलब जो एनर्जी ब्रेक लेने पर जो एनर्जी वेस्ट होती है बाकी गाड़ियों में जो फुली हाइब्रिड नहीं है, तो वहाँ वेस्ट हो जाती हुई एनर्जी, लेकिन यहाँ पर जब ब्रेक लेते हैं तो रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब रीजनरेट होती है वो एनर्जी जो होती है, वो हेल्प करती है बैटरी में और पावर जनरेट करती है। ठीक है। और जब डीजनरेटिव प्रोसेस होता है, डीजनरेशन में होता है कि लॉस हो जाता है, मतलब कि जो नॉन बैटरी वाली जितनी भी नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनमें डीजनरेट होता है, मतलब कि ब्रेक लगाने के बाद में कोई चीज मतलब वेस्ट हो जाती है, वो यूज में नहीं आती है। तो ऐसे ही ये प्रोसेस होता है। तो अभी जैसे मतलब मान चलिए कि कोई हमारी डिजीज हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई चल रही है प्रॉब्लम, तो वो डिजेनरेटिव प्रोसेस में आती है, मतलब जो निगेटिव चीज है वो डिजेनरेटिव वे में आउट होती है। जैसे कि अभी प्रॉब्लम होती है जो लेग में लोअर साइड डिजीज का क्या नाम है याद नहीं आ रहा है, उसमें डिजेनरेटिव प्रोसेस होता है। जैसे अभी टर्म याद नहीं आ रहा है मुझे वो डिजीज का, बहुत मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये डिजेनरेटिव में है। यहाँ पर सेल्स फिनिश हो रहे हैं। आपने बताया एकदम बिल्कुल राइट कि सेल्स हमारे डैमेज होते जा रहे हैं। राइट मेडिसिन लेने के बाद हमारे अंदर फिर क्या स्टार्ट होता है, मतलब जो रीजनरेशन वाली प्रक्रिया है, जैसे कि उसे एजिमुलेशन वो स्टार्ट होता है हमारे अंदर। एजिमुलेशन मतलब जो चीजें हम लेते हैं, खाते पीते हैं, फिर जो पोषक तत्व मिलना चाहिए शरीर को वो प्रॉपर मिलता है। ये ओवरऑल ये प्रक्रिया है, इसलिए यहाँ कहा गया है ऑफ द डीजनरेटिव प्रोसेस। क्लियर? आगे बढ़े जी सर। जी। In this lecture, we will go into the details of the degenerative process. We will examine how it operates in the body and
in what way the selection of the medicine according to RH revolutionized method is related to it. It is a common notion amongst physicians of every system that sickness in general has two forms called acute and chronic. मतलब हर एक सिस्टम में होता है कि हम डिजीज को काउंट करते हैं या तो एक्यूट में या तो क्रॉनिक में है। अब एक्यूट एंड क्रॉनिक तो क्लियर है। जी सर। क्या चीज कोई बताएगा? किसी को कहीं कोई सर डाउट होता है एक्यूट तो वो क्वेरीज डिजीज रखें। जी प्लीज। सर एक्यूट वो डिजीज होती है जो बहुत ज्यादा फोर्स के साथ आती है, तो उसमें मरीज बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है और वो ज्यादा देर सह नहीं पाता और उसमें अक्सर जो है डेथ की तरफ भी लीड कर सकती है। और क्रॉनिक डिजीजेस वो होती हैं जो काफी अरसे से चल रही होती हैं मरीज के साथ और उसके साथ मरीज आदी भी हो गया हुआ होता है। और क्रॉनिक डिजीजेस बाज दफा मतलब बहुत अरसे के बाद अपीयर होती हैं, तो एक्यूट जो होती हैं वो सडनली अपीयरेंस उनकी होती है। जी बहुत अच्छा आपने बताया। और कोई पार्टिसिपेट करेगा? ये तो बहुत सिंपल सा टर्म है। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, बताइए। सर एक्यूट वो होता है जो 7 से 14 दिनों के बीच में या उसके अंदर आए, और 14 दिनों के बाद जो स्टेज होता है वो क्रॉनिक होता है। ओके बहुत अच्छा। और कोई? ये तो हम कहते हैं ना पेशेंट से, कई बार कहते हैं ना पैसे लेने होते तो एक्यूट के चार्जेस फीस अलग होती है, क्रॉनिक डिजीज की फीस अलग होती है, तो इससे क्या समझते हैं? सर एक्यूट केस में एक्यूट उसको बोलते हैं सडन अटैक होता है और परसेप्टिबल सिम्टम्स में देखने को मिल जाते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए अटैक होता है सर। और वहीं सर अगर क्रोनिक के लिए अगर बोला जाए तो क्रोनिक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है और आपका परसेप्टिबल सिम्टम्स नहीं मिलेंगे और उनका ग्रेजुअल ऑनकमिंग रहता है। और डॉक्टर केंट के अनुसार सर अकॉर्डिंग 6 वीक शायद लिखा 6 वीक के लिए ही, और 6 वीक से ज़्यादा का डिजीज परसीव कर रहा है तो वो आपका क्रोनी में काउंट किया जाएगा। ओके सर। जी बहुत अच्छा बताया आपने। आपने अकॉर्डिंग टू कैंट भी बताया और ये भी बताया है। मतलब सिंपल चीज है, कोई पुरानी ट्रबल चली आ रही है, कंटिन्यू चल रही है, क्रॉनिक हो गई है, और जो अभी एक्यूट, जैसे एक्यूट में हम काउंट करते हैं लूज मोशन स्टार्ट हो गया, फीवर हो गया है, कोई सडन कोई तकलीफ आई जिसके लिए कि अक्सर आज पेशेंट आके खुद ही बोलते हैं ना डॉक्टर साहब बहुत पुरानी नहीं है, ये अभी अभी जस्ट हुई है। तो कई बार पेशेंट इसलिए भी बोल देता है वो डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो पुरानी के नाम पे फिर ज्यादा लंबा इलाज चले, पैसे ज्यादा लेने लगे, इस तरीके से है। तो ये लगभग सब लोग इसे जानते ही हैं। They are named so perhaps because of their behavior and age. मतलब वही बताया गया है, they call it new and old also. मतलब कोई नई चीज होती है, कोई पुरानी होती है। Perhaps they do so because the new has a recent origin and the old has an origin in the past. मीन्स कि देखिए अब ये कितना सिंपल लगा हमें, लेकिन इसके बावजूद भी सर ने यहाँ इस चीज को एक्सप्लेन किया है, तो कुछ तो बात होगी। तो जो पहले से चली आ रही हैं, जिसकी ओरिजिन पहले हो गई है फिर भी एग्जिस्ट कर रही है अभी, वो है हो सकता है कोई ट्रबल अगर किसी को 2-4 साल या 1 साल पहले हुई है और फिर भी अगर वो बॉडी में एग्जिस्ट कर रही है, बनी है, लेकिन कुछ ले रहा है, कुछ कर रहा है, पेन नहीं हो रहा है, बाद में हमारे पास आता है बोलता है तकलीफ अभी 2 दिन से स्टार्ट हुई है, तो हमें ये जानना होगा ना ये क्रॉनिक है या एक्यूट है। वो तो बोलेगा 3 दिन से पेन हो रहा है, तो और वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन वो क्या मानेगा बस 3 दिन से, तो क्या उसे मानेंगे एक्यूट या क्रॉनिक? सर ये तो अक्सर इंसिडियस पेशेंट बिगिनिंग होगा, लाइफ लॉन्ग इंसिडियस बिगिनिंग, लाइफ लॉन्ग सफरिंग, जी ये क्रॉनिक नेचर है। जी और जो एक्यूट होगा वो सडन ओरिजिन होगा
शॉर्ट लास्टिंग होगा, आइदर इट विल टर्मिनेट ऑटोमेटिकली और इट में एंड इनटू लाइफ, जीवन के साथ शेष हो जाएगा, यही बोल रहे हैं सब जल्दी से। जी। तो मतलब यही चीज होती है कि वो हमें पूछना भी होगा कि अगर पहले सूसे में क्रॉनिक में हम काउंट करेंगे, क्योंकि वो पहले से चल रही है, बेशक वो बताए 3 दिन से, लेकिन आपको पूछना है कि ये पहली बार कब हुई थी, तो बताएगा नहीं वैसे तो ये प्रॉब्लम मुझे है 2 साल 4 साल या जो भी है, राइट, वो बताएगा, लेकिन मुझे ठीक हो गया था, लेकिन अभी ये स्टार्ट हुआ है। तो अगर ठीक हो गया तो स्टार्ट नहीं होना चाहिए फिर, इसका मतलब कहीं न कहीं जो हार्मोनियस बैलेंस है वो मेंटेन नहीं हुआ, कुछ तो ऐसा हुआ कि जो वापस से एडजस्ट, अगर वो ट्रेवल कर रही है तो वापस से रिस्टार्ट हुई है, सो ये क्रॉनिक फॉर्म में आएगी। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. Perhaps they do so because he has the okay. They also believe that both of them have their own causes, distinct and separate from each other, and that they need to be treated on different lines. Being RH means cerebral institutional homeopathy, have recognized sickness in a different way and split its operation in 3 different parts. One comes under the heading unreal sickness. अनरियल सिकनेस अभी आगे पढ़ लेते हैं, फिर इस पे भी डिस्कस करेंगे। The other 2 are covered by the little real sickness. We have already gone into the details of the nature of the unreal sickness in the previous lecture. पहले में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। Now in this lecture we will do the same with real sickness, how it operates and what are its forms. Although the common belief is that the acute and chronic are 2 different diseases. देखिए ये इतना वाइटल है कि इसका डिस्कशन यहाँ तक किया जा रहा है। Yet our observation is that they are one and the same entity, and it is for us to give the many name. According to us, the malady is singular in essence, although outwardly it gives the impression of being plural because of the difference in velocity and intensity and any given situation. अब इससे रियल और अनरियल सिकनेस क्या है, कोई बताएगा? सर सीरोक्रोनिक डिजीज क्या अनरियल? जी, सीरोक्रोनिक डिजीज को अनरियल सिकनेस बोलेंगे क्या? और रियल को ये टर्म वैसे कहाँ पे यूज हो रहा है? मींस अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं राघवेंद्र, या अभी स्टूडेंट हैं? नो सर, स्टूडेंट। कौन सा ईयर है? फाइनल ईयर सर। ओके, आप बहुत सिंसियरली स्टडी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा साइन है और इसकी बहुत जरूरत भी पड़ेगी। तो ये किस टर्म में आपने रियल अनरियल सिकनेस आपने फाइनल ईयर में कहाँ पढ़ा है, मतलब किस आपने रिपर्टरी में जाके स्टडी किया या ऑर्गेनिक में? इस वर्ड को मैंने कहीं देखा नहीं, लेकिन जब अनरियल सिकनेस है तो मैं इसको सीरोक्रोनिक डिजीज और से रिलेट किया हूँ, वही होगा। और रियल सिकनेस में था आपका ट्रू क्रोनिक डिजीज, ट्रू नेचुरल क्रोनिक डिजीज होता है, उसको काउंट करेंगे, उससे मैं रिलेट करके बोल रहा हूँ। पेशेंट में कैसे हम देखेंगे, क्योंकि ये हमारे जो भी चीजें लिखी है सब हमारे काम की है, इसलिए सर ने लिखा है इतना डिटेल में। तो और कोई इस पे करेगा? जो इडियोसिंक्रेटिक कंडीशंस है, दोज आर अनरियल सिकनेसेस। जी, इडियोसिंक्रेटिक कंडीशंस, इडियोसिंक्रेसी जो बोल रहे थे हम लोग, एक टर्म है ना, यही अनरियल सिकनेस है, जिसका थोड़ा जैसे अल्जाइमर्स वगैरह हो गया। हेलो, ऐसा तो नहीं कि बोरिंग लग रहा हो, इंटरेस्टिंग ना हो ये सब टॉपिक, ये चैप्टर? No sir, but I can't recollect the ideas sir now, please pardon me. जी, इसको मेरे कहने का मतलब हम अपने क्लिनिक में कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे यूज करेंगे, पेशेंट में समझेंगे कैसे, क्योंकि इसके टेक्स्ट में तो डिजीज आएंगी, हमें सिकनेस की कंडीशन को जानना होगा,
जैसे अभी ये है नेचर ऑफ द अनरियल सिकनेस इन द प्रीवियस लेक्चर, मैंने पिछले लेक्चर में तो पढ़ा था अनरियल सिकनेस इन द इसको, और ऑलमोस्ट जो लोग ज्वाइन किए हैं सबने स्टडी किया है, पढ़ा है, तो वही तो रिपीटिशन है। कोई अगर उस चीज को शेयर करेगा तो फिर क्या जाना है क्या समझा है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिंसियरली इस चीज को समझ रहे हैं। और अभी तो बहुत थोड़े ही, मतलब मुझे लगता है जस्ट पिछले ही चैप्टर में हुआ है, और हमारे बहुत वाइटल, बहुत काम की चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी ये चीज क्लियर हो जाएगी, आप लोग ध्यान से पढ़िए, ये आगे के पैरा, ये सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी आगे के पैरा में। हालांकि इसके बारे में हम पीछे भी अभी स्टडी कर चुके हैं। স্যার বলছি স্যার ইংলিশে বলুন, আমি একটু হিন্দি বুঝতে পারছি না, इंग्लिश में बोलूं सर। इंग्लिश आपको हिंदी नहीं समझ में आता है? प्लीज टेल व्हाट इज द रियल सिकनेस एंड व्हाट इज द अनरियल सिकनेस, जस्ट आई वांट टू नो अबाउट इट। मैं तो मिक्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इजी सबके लिए हो, अदरवाइज ये तो पूरा इंग्लिश में ही है। तो आपके पास आई थिंक बुक होगी, तो आप इस लाइन को देखिए, या इसमें शेयर किया गया है सबको, ये तो फोन में या सब में चलता होगा, तो इस लाइन को आप देख सकते हैं, ये तो टोटल इंग्लिश में ही है। तो आप चाहे हिंदी बताइए चाहे इंग्लिश बताइए, कुछ भी बताइए प्लीज। सर ये आरओएस सीरीज की कौन सी बुक है सर? ये तो अभी फर्स्ट है, स्टार्टिंग है, ये तो स्टार्टिंग चैप्टर, अभी तो ये स्टार्ट समझ लीजिए कि बस अभी तो हम मेन पे पहुंचे ही नहीं है। पेज नंबर 30 चल रहा है अभी तो, रिवाइज लेक्चर नंबर 3। इस बुक का नाम क्या है? आरओएस सीरीज में तो कई बुक्स है सर। नहीं, एक ही बुक है, एक रिवाइज्ड बाद में आई है, उसके बाद यही है, ये तो फर्स्ट स्टार्टिंग बुक है। क्यों? सहगल का किताब है क्या सर? बिल्कुल सहगल सर की ये रिटन ओरिजिनल बुक है, ये स्टार्टिंग बुक है, यहीं से स्टार्ट हुआ है। सहगल सर का जो आता है 1 नंबर 2 आरओ 1 नंबर 2 नंबर वही से में से है क्या सर? बिल्कुल आरओएच फर्स्ट है ये, ओके 1 नंबर है जी। आप लोग, हमें लगता है ये तो ग्रुप में बहुत पहले शेयर अनुराग ने कर दिया था कि हर कोई, इसलिए मैंने बोला भी था थोड़ा बहुत जब जो सेशन चले जिसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेना चाहिए, तो उससे समझना इजी होगा। सर रियल सिकनेस में कहीं ना कहीं डीजेनरेशन रहता है, और अनरियल में ये टेम्परेरी डिरेंजमेंट होता है जिसमें दवा की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने से सेटल डाउन हो जाता है। जी बहुत अच्छा, अभी हम इसको आगे भी देखेंगे कि ये चीज कैसे ही, मतलब यही चीज ये बहुत वाइटल है, इसलिए मैं इस पे डिस्कस कर रहा हूँ कि इतना वाइटल है कि मतलब अगर इसमें जरा भी मिस्टेक हुई तो केस खराब हो जाएगा। सर ने पीछे यही प्रेम शर्मा सर ने इतना जोर दिया, मतलब वाकई इतना लेक्चर एग्जॉस्टिव उनका इतना ऐसा होता है कि बहुत इजी नहीं है। ये लगता है कि कभी कभी कि आदमी को झपकी आने लगे, मतलब इस तरीके से, और आदमी को लगता है हमारे काम की नहीं है, लेकिन सर ने इसी मैटर पे इतना जोर दिया, अभी भी हर सेशन में जोर देते हैं कि आपको ये जानना जरूरी है, ये बहुत मायने रखता है, कि इसी पे डिपेंड करता है हमारा प्रिस्क्रिप्शन, अदरवाइज तो पेशेंट हर बार आके मेडिसिन मांगेगा। तो यही चीज तो है कि हमें रियल सिकनेस, हमें प्रिस्क्रिप्शन कब करना है। लेकिन देखिए मुझे भी ये लग रहा है कि पार्टिसिपेशन बहुत कम लोगों का है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बात की तकलीफ है कि बहुत सारे लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता लगा, आई थिंक 3rd सेशन ये चल रहा है कि ये कौन सी सीरीज है आरओएच की, फर्स्ट है, सेकंड है, या किस बुक से ये स्टडी हो रही है। सर यही तो आरओएच 1 है सर। तो अभी इसका मतलब बहुत सारे लोगों ये क्वेश्चन है, अभी जैसे पूछे लोग तो हो सकता है न्यू ज्वाइन किए हों, लेकिन मुझे लगता है ग्रुप है, ग्रुप का पर्पज यही है कि आदमी डिस्कस करे, कोई चीज पूछे जाने, या जो चीज क्लियर नहीं है तो वहां भी लोग कर सकते हैं, लेकिन आइडल सब ग्रुप में कोई कुछ करते नहीं है, न कोई पूछता है, और इससे तो फिर वही लगता है ना कि बहुत सिंसियरली कोई आदमी इस चीज को नहीं ले रहा है।
जबकि बहुत मायने रखता है प्रैक्टिस में। मेडिसिन दे देना बहुत इजी है, लेकिन उसके बाद मैनेज करना बहुत मुश्किल है। अदरवाइज बहुत सारे केस ऐसे होम्योपैथी में राइट रेमेडी देने के बाद केस खराब हो जाता है, फिर उसको कितना भी हम सुधारें वो सुधर नहीं पाता है। फिर कंफ्यूज होकर हम सोचते हैं कि ये तो दे चुके हैं ये मेडिसिन और अभी तक कुछ हुआ नहीं इस तरीके से, तो अब ये तो होगी नहीं। फिर आप कभी वो मेडिसिन नहीं देंगे, और कभी नहीं देंगे, वो राइट रेमेडी है। आप रॉन्ग प्रेस्क्रिप्शन पे फिर चले जाते हैं, सिर्फ केस खराब हो गया, दूसरे के पास जाके ठीक हो जाएगा। अभी इसको मैं डिस्कस नहीं करता हूँ क्योंकि ये हो चुका है, लेकिन अभी आगे ये इसी चैप्टर में क्लियर, इसी में ही हो जाएगा आगे, क्योंकि ये बहुत इजी है। अभी देखिए डॉक्टर साहब ने अभी शेयर किया, बहुत इजी था। इस चीज को बस ध्यान देना है हमें, स्पेशली जो प्रैक्टिस में है उनके लिए तो बहुत मायने रखता है ये, क्योंकि इस पे बेस्ड है ये। ओके, we have already gone into the details of the nature of the unreal sickness in the previous lecture. Now in this lecture we will do the same with real sickness, how it operates and what are its forms. Okay, यहाँ तक हो गया था. This outward differences is further enhanced when in a given situation the degenerative process is speedy and deep. Obviously in so-called acutes one has less time to wait and waste before one tackles it. If it is slow and the danger to life is not immediate, one has ample time to tackle the so-called chronic. मीन्स कि जो भी एक्यूट होती हैं, मतलब कि जो क्रॉनिक डिजीज होती हैं, क्रॉनिक में आपको जैसे अभी किसी का प्लेटलेट डाउन हो गया है सडनली, तो वहाँ आपके पास हिट द राइट टारगेट एक ही ऑप्शन होता है, आप ट्रायल बेस नहीं कर सकते। मतलब इस तरीके की कोई ऐसी ट्रबल आ गई है जो आदमी को जहाँ हार्ट अटैक या कुछ भी हो, कि जहाँ लाइफ थ्रेटनिंग कोई सिचुएशन आ जाए, तो वहाँ पर ये एक्यूट में होता है जहाँ बहुत प्रिसाइज आपको होना होगा। और क्रॉनिक में कई बार ये होता है कि वहाँ पर हमें टाइम मिल जाता है कि जो बहुत डेंजर नहीं होती है चीजें, उसको मैनेज हम कर सकते हैं। It is only this distinction that makes them look different, but in reality they have the same origin. ये आपस में रिलेट ही करती हैं. That is why on the mental dial, as you may call it, the signal that will appear to indicate the medicine will be the same in both cases. हमें लगता है अभी देखिए यहाँ पर रियल अनरियल के बारे में थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आ रही होगी, ध्यान देंगे तो ये क्लैरिटी हो जाएगी। अगर फिर भी कंफ्यूजन लगेगा तो फिर बताइएगा, मैं इसको बता दूंगा, बट ये अपने आप चीजें क्लियर होती जा रही हैं। Therefore, I would like to state here that there is no such disease as acute or chronic. अब देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि फिर इस तरीके से तो कोई भी ऐसी एक्यूट और क्रॉनिक कोई डिजीज नहीं होती है, मतलब इट इज द सेम, ये दोनों सेम है, क्योंकि एग्जिस्टेंस जो होता है कहीं कहीं, अभी जैसे पीछे हमने बताया, अभी डिस्कस हुआ कि कोई ट्रबल अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है किसी को, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऐसे कोई भी क्रॉनिक ट्रबल है, तो पेशेंट कई बार आता है कि वो आइडल पड़ी है, बॉडी में चल रही है या सप्रेस्ड जो भी है, लेकिन जब उसको तकलीफ होती है तो मान के आता है, वो तो कहता है बस अभी 3 दिन से है, लेकिन उसको ट्रबल उसके लिए तो एक्यूट हो गई और हमारे लिए क्रॉनिक है, तो दोनों फॉर्म हो गया। मतलब कि उसको ट्रबल अभी आई है, तो अब कई बार यहाँ ये कहेगा, अक्सर पेशेंट आके बोलते हैं, भी डिस्कस भी होता है सेशन में, जब साहब अभी ना आप पहले दर्द मिटा दीजिए और वो पेट वाला वो बाद में देखिएगा, या हेयर फॉल जो भी ट्रबल है वो कहता है कि बाद में इसको देखिएगा, अभी पहले तो ये दर्द मिटा दीजिए, ऐसे बोलते हैं पेशेंट ना आके। तो ये वही चीजें हैं कि अब उसको तो लगता है जो एक्यूट ट्रबल आई है, जो मुझे परेशान कर रही है, वो पहले हटाइए, और बाद वाली तो अपना चल रही है, चलती ही रहेगी, क्योंकि तो पहले से फॉर्म में है। सो यही बात यहाँ हो रही, इट इज द सेम। इफ इट इज स्लो इन स्पीड, यदि ये स्पीड में स्लो है, you can pay attention to it with leisure, and if it is provoked to accelerate its speed, you are required to manage it quickly. अब अगर कोई डिजीज, कोई ट्रबल अगर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो आप उसे अटेंशन ज्यादा जरूरी, एक्सेलरेशन मतलब आपको स्पीडी रिकवरी देनी होगी। अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा नहीं है, तो फिर आपको टाइम मिल जाएगा मैनेज करने के लिए।
सो द मेडिसिन दस सिलेक्टेड कवर्स बोथ स्टेट। तो दवाई इस तरीके से दोनों स्टेट को कवर करती है। अब यहीं पे ये मैनेजमेंट पार्ट होता है। कई बार पेशेंट आके बोलेगा, अभी जैसे मान के चलिए आपने मेडिसिन दे दिया उसे, अभी जैसे कि आपने मेडिसिन दे दिया किसी पेशेंट को, चलिए हम लेते हैं लाइन, इसमें क्लियर नहीं होगा तो फिर मैं आगे डिस्कस करूंगा। इफ आई पुट इन अनदर वे, आई शुड say that the so-called chronic itself never ventures to degenerate the body. It has to convert itself into an acute to be in a position to attack the body at one time slowly, at an other quickly. That is why we put emphasis on the present as far as the selection of the medicine is concerned. अब यहाँ देखिए ट्रिपल पी के फॉर्म में कितना इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रेजेंट सिचुएशन को लेना है। वैसे को पहले से चलती आ रही, मे बी क्रॉनिक हो, लेकिन आज जो एक्यूट में कन्वर्ट हुई है उसके लिए एक्यूट में है, लेकिन पहले चली आ रही है, तो ये क्रॉनिक और एक्यूट दोनों एक साथ परसिस्ट कर रही है। इसीलिए यहाँ पर ये है बात हुई है कि ये लगभग ऑलमोस्ट सेम है। अब वो डिपेंड करता है किस फॉर्म में हमारे सामने आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई पेशेंट बोले कि मुझे तो हर महीने टाइफाइड हो रहा है, अक्सर हो जाता है। बहुत लोग बोलते हैं मुझे तो ये 5-7 साल से होता है, हर बार हो रहा है, हर महीने हो जाता है, 6 महीने में हो जाता है। लेकिन अब वो तो उसको मानेगा अभी बुखार हुआ है तो अभी तो एक्यूट है, ये ठीक हो जाता है, लेकिन है तो क्रॉनिक फॉर्म में। तो यहाँ तो दोनों सेम हो गई फिर। तो जो हमारी राइट रेमेडी जो भी सेम एल्बम होगा दोनों को कवर करता है। Before proceeding further, let us understood the basic difference between the cause and effect of any action. कोई भी चीज होती है तो उसका डिफरेंस हमें जानना होता है कि ये जरूरी है दोनों के बीच में कि काज क्या है इसका एंड इफेक्ट ऑफ एनी एक्शन, मतलब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ये बहुत मायने रखता है। अगर तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा, अगर किसी को कोई इफेक्ट बहुत ज्यादा अगर वाइटल हो रहा है, तब उसका जो बिहेवियर होगा वो अलग होगा, और अगर नहीं है तो फिर थोड़ा सा डल होगा, अलग बिहेवियर होगा। यही आप ऊपर बात कही गई है कि स्पीडी रिकवरी आपको देनी होगी, और कहीं पर आपको टाइम मिल जाएगा कि ये जरूरी नहीं है कि स्पीडी रिकवरी मतलब तेज एक्शन वहां पर लिया जाए। इन द केस ऑफ सिकनेस वी से दैट द कॉज ऑफ सिकनेस मे बी देयर latent in the body but without doing any harm. It is there already in a slumbering state, but I would like to put it that as long as it is slumbering, it cannot be called a cause. It can be called a substance material which may become a cause tomorrow to produce its effect in the shape of sickness, because a cause must be accompanied by a corresponding effect. It will become a cause when it has actually started producing its effect before it becomes the cause of disease. It may well be adjusted automatically with the help of the process of elimination or assimilation or both. देखिए टर्म फिर यहाँ आ गया, तो कहीं न कहीं ये कॉन्टेक्स्ट ये पूरा चल रहा है। These may take place as a matter of natural realignment of the body if it finds the opportunity and the condition to do so. Thus, it may not ultimately be in a position to convert itself into toxins and to cause disease. अब यहाँ पे कुछ क्लियर हुआ है, जो रियल सिकनेस, अनरियल सिकनेस और एलिमिनेशन, एजिमुलेशन और बोथ ये बातें की जा रही है, टॉक्सिन्स की बात हो रही है, ये कुछ क्लियर हुआ है। अभी इसको पीछे से जो अभी चल रहा है चैप्टर, वहां से इसको लिंक कीजिए एक्यूट और क्रॉनिक फॉर्म को मिला करके, तो ये कुछ क्लियर है यहाँ पे। इसके बारे में हमें डीप में अब कुछ जाने की जरूरत है, या कुछ क्लियर है, या अनक्लियर हो तो फिर इसमें मैं डिस्कस करूं। हालांकि ये डिस्कस हो चुका है पहले, और अभी आगे हम जब चलेंगे तो और क्लियर होता जाएगा ये पैरा पूरा। आप लोग अपनी कंसर्न चलिए जी। It is this present state of sickness, whatever may be its impact, slow or fast, which is being revealed through expressions, vocal or mute, through speech or actions or both, it is being signaled. अब यहाँ देखिए हमारे इसमें रिपर्टरी में जेस्चर्स भी हैं, रूब्रिक,
तो यहाँ देखिए दोनों बातें हो रही हैं। पेशेंट कई बार आंसर कैसे देता है, आंसरिंग नॉडिंग बाई। कोई बताएगा आंसरिंग नोडिंग बाई क्या है, मीनिंग है, क्या मतलब है इसका? आंसरिंग सर मोनोसिलेबल। पेशेंट अपनी सिर हिला के जवाब देता है, सिर से हाँ या ना के जवाब में, या सिर हिला के एक्सप्रेशन करता है, आंसरिंग नोडिंग। आंसरिंग नॉडिंग बाई। और आंसरिंग मोनोसिलेबलिस में क्या होगा? सिंगल वर्ड में सर जवाब देता है। सिंगल हाँ वर्ड, हाँ ना, सिंगल वर्ड में आंसर देना। बिल्कुल। अब इसमें अब सबके कैमरे आप हैं, कोई बता भी नहीं सकता नॉडिंग कैसे होता है। नॉडिंग ऐसे ऐसे करेगा कि ऐसे ऐसे करेगा? ये दोनों है, एक ही होगा, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे? सर दोनों होगा सर। दोनों राइट, होगा सर। बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही हाँ है। या ना तो में सर जवाब देता है। आयन में आंसरिंग मोनोसिलेबलिस जो होगा वो उसमें जवाब देता है, मतलब बहुत कंसाइज में, छोटे में जवाब देगा हाँ या ना में। तो दोनों रूब्रिक अलग अलग हैं। मेडिसिन बहुत कम है इसमें, एक में शायद सिंगल पल्स है। सर आंसरिंग नोडिंग में होता है कि हाँ या ना में जवाब भी देता है और मुंडी भी हिलाता है। अच्छा, और आंसरिंग मोनोसिलेबलिस में क्या होता है? नहीं नहीं सर, सॉरी सर, आंसरिंग मोनोसिलेबस में सिर भी हिलाता है और जवाब भी देता है, और आंसरिंग नोडिंग में सिर्फ मुंडी हिलाता है। ओके, और कोई इस पे बताना चाहेगा? इसके साथ साथ देखिए रूब्रिक्स भी थोड़ा डिस्कस हो जाता है। नहीं ऐसे नंबर तो आएगा नहीं, इसमें 20 मेडिसिन है आंसरिंग मोनोसिलेबल में। जैसे सर पेशेंट से पूछेंगे सिर दर्द हो रहा है, पेशेंट बोलेगा हाँ, कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, तो सिंगल वर्ड का ज्यादा यूज करेगा। बिल्कुल, मतलब कि बहुत कंसाइज वे में, शॉर्ट टर्म में बातें करेगा। लेकिन तो इसी से जैसे एक पेशेंट रूब्रिक है हम जी। पूछेंगे कहाँ पे हो रहा है, तो गेस्चर करके बता भी सकता है कि यहाँ दर्द हो रहा है। तो ये भी जी सर आंसरिंग मोनोसिलेबस में ऐड कर सकते हैं। इसीलिए मोनोसिलेबल है कि मतलब दोनों चीजों को ये करेगा। नहीं तो इसी के नियर बाई एक रूब्रिक इससे लगा हुआ है, कोई इसका डीडी करेगा, लैकोनिक। एक रूब्रिक है हमारे पास ना, लैकोनिक। only 3 medicine is there, china merc and muriatic acid। सर स्क्रीन शेयर लाइकोनिक हो को गया थोड़ा आपको? समझा दीजिए ना प्लीज, जी ये रूब्रिक का मीनिंग। लैकोनिक, हाँ सर प्लीज। लाइकोनिक में ये पेशेंट जानता है कि कुछ पेशेंट जैसे आप देखिए तो हम उसको कई बार रिजर्व में भी ले लेते हैं, ये बहुत कम बात करेगा। कुछ पेशेंट आते हैं ना, आप कितना भी पूछिए तो वो थोड़े में जवाब दे देगा, वो हाँ ना वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो ऐसे बोलेगा जैसे कि वो ये मान के चलता है डॉक्टर इज इंटेलिजेंट, वो समझदार है। तो अपनी बहुत बातों को आपने 2-3 लाइन उससे पूछा जाना, कई बार ऐसा केस पेशेंट क्लिनिक में देखिए होता भी है। तो आपने तो 1-2 लाइन का पूरा अपना क्वेश्चन किया और उसका आंसर सिर्फ एक वर्ड में आ गया या 2-3 वर्ड में बहुत छोटे में आ गया। तो बहुत कंसाइज और बहुत प्रिसाइज बोलते हैं लाइकोनिक वाले जो होते हैं पेशेंट्स। तो ये आप ऑब्जर्व करेंगे क्लिनिक में, इसका कोई वर्जन टाइप में नहीं, ऐसे नहीं होगा कि ये लाइकोनिक होगा। ये सब ऑब्जर्वेटरी रूब्रिक हैं, इसको आपको ऑब्जर्व करना होगा। जिससे पेशेंट बात कर रहा है लेकिन कभी कभी लगेगा कि ये तो हम पूछ रहे हैं, कुछ बताता ही नहीं, बहुत थोड़े में बात करता है। कई बार अटेंडेंट भी बोलता है ये ज्यादा नहीं बोलते हैं, बहुत थोड़े में जवाब देते हैं, 2-3 लाइन या बहुत सुनने के बाद जवाब देता है। दैट इज लाइकोनिक। इज इट क्लियर? सर इसको सिक्रेटिव से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे सर? किससे? सिक्रेटिव से सर, जैसे सिक्रेटिव बहुत इंट्रोवर्ट डिफरेंस है। पेशेंट। ये कौन पूछ रहे हैं? एक्चुअली मुझे यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होता है। जी सर, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सैनी बोल रहा हूँ सर। जी, सेक्रेटिव और ये लैकोनिक में बहुत डिफरेंस है। अब आप मुझे पहले सेक्रेटिव बताइए, सेक्रेटिव आपने यूज किया है? जी सर, जैसे सिक्रेटिव जैसे कोई चीजें छिपाना, अब आप जैसे ये कभी कभी बताइए, पेशेंट।
सीक्रेट फाइल सुना है? ये तो जैसे कुछ मूवी में हो गया तो ये सब चीजें मतलब सुनने को मिलता है। मतलब जो टर्म है रूब्रिक, हम कैसे हमें उसको ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। सीक्रेटिव जी कैसे बना है? सीक्रेट से बना है। सीक्रेट क्या होता है? कई बार हम बोलते हैं ना, आप अपनी लाइफ में सीक्रेट कब यूज करते हैं? आप खुद के ऊपर अप्लाई कीजिए, हर एक रूब्रिक को खुद के ऊपर अप्लाई कीजिए। लाइफ में सीक्रेट तो हम भी होते हैं ना। जी सर, जैसे कोई भी चीजें हम अपनी शेयर करें सामने वाले को, वो हाइड करके रखे तो सिक्रेटिव हो गया सर। सीक्रेट फाइल होती है ना। जी जी सर। सर कुछ बातें बता देना और कुछ बातें अंदर अपने छुपा लेना। तो हाइडिंग थिंग्स एंड हाइडिंग हिमसेल्फ क्या होगा? बताइए। ये तो बहुत सिमिलर हैं, दवाइयाँ अलग अलग हैं, इसका मतलब अलग हाइडिंग हिमसेल्फ सर कि वो अपने आप से भी छुपा रहा है, सामने वाले से भी छुपा रहा हाइडिंग हिमसेल्फ में। है। यस सर। नो सर, और हाइडिंग मीन्स के जो फिजिकल चीज हेलो है हाइड कर रहा है, और सिक्रेटिव मीन्स के जो सब्जेक्टिव फीलिंग है उसको छुपा रहा है। जी, आप हेलो मुझे इसमें दिखता नहीं कि कौन बोलता है, तो पता नहीं लग पाता है। ये बहुत अच्छा आपने